सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं ब्रजेश आपको अनअकैडमी पे भी पढ़ा रहा हूं और यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूं, दोनों जगह मैं पढ़ा रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक कर अनअकैडमी का जो है ऐप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर मेरे कोर्सेज को आप देख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वहां पर मेरे कोर्सेज को विजिट कीजिए और यूट्यूब पर भी देखिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पार्ट 16 पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। और क्योंकि पार्ट 15 तक हम पढ़ चुके हैं तो उसके आगे का जो है हम केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं लूसेंट की, उसको हम शुरू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वैद्युत रसायन पढ़ेंगे। वैद्युत रसायन से क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में, तो उसको हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वैद्युत रसायन के बारे में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो वैद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं या किया जाता है जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप जो है घटित होती हैं। तो इसके अंतर्गत जो है बहुत सारी चीजों को हम जानने वाले हैं कि कैसे जो है विद्युत कौन से सेल में जाते हैं, कहां से कैसे होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है कि वैद्युत अपघट्य एवं वैद्युत अनअपघट्य। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? वे यौगिक जो द्रवित अवस्था या जलीय घोल की अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी कि कोई लिक्विड फॉर्म में है और उसमें जो है अगर वो घुले हुए हैं या फिर द्रवित अवस्था में है, जलीय विलयन है, जलीय घोल है और विद्युत का संचालन कर रहे हैं, तो उनको हम वैद्युत अपघट्य बोलेंगे। जैसे कि पानी में आपने नमक मिला दिया तो वो एक अच्छा सुचालक होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघट्य बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में है अम्ल, क्षार, लवण वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। लवण में जैसे कि नमक आपका आ जाता है NaCl, तो ये क्या होता है? आपका विद्युत अपघट्य। वे यौगिक जो द्रवित अवस्था या जलीय अवस्था, ठीक है, जलीय घोल की अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं, यानी कि विद्युत को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते, वो वैद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। जैसे कि चीनी, यूरिया, क्लोरोफॉर्म आदि। वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइसिस, किसी यौगिक की द्रव्य अवस्था या घोल की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित करने की क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। यानी कि जो लिक्विड अवस्था में है और उसमें धारा जो है प्रवाहित हो रही है, उसके बाद वो अपघटित हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया बोलेंगे। अब वैद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं? जिस बर्तन में विद्युत अपघट्य का घोल लेकर वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न कराई जाती है वो विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। यानी कि जो बर्तन आपने लिया है, जो आपने पॉट यूज किया है इस चीज को करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? एक सेल कहलाएगा। इस सेल की अगर हम यहां पर बात करें तो इस सेल में होता क्या है? इस सेल की अगर हम बात करें तो इस सेल में धातु की दो प्लेटें या तार डुबा दिए जाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इनमें दो तार डुबा दिए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? किसी बैटरी के ध्रुवों से जोड़ दिए जाते हैं, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है। ठीक है, और उसे हम कैथोड कहते हैं। यानी कि दो, जैसे अगर हम बात करें, आपने डायग्राम तो देखा ही होगा, इसमें एक को धन से जोड़ दिया, तो जिसको आप धन से जोड़ोगे, और एक को नेगेटिव से हम जोड़ेंगे, तो जो पॉजिटिव में जिसको जोड़ोगे उसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड बोलते हैं। ठीक, और जो नेगेटिव में आप अगर उसको जोड़ोगे तो उसको आगे हम देखते हैं कि जो ऋण आयन होते हैं, और जो, क्योंकि अगर आप जो देखिए मतलब प्लस और माइनस है, तो जब तक अगर दोनों प्लस हो जाएगा तो वो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये हमारे परिपथ में ही होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे, और उसे हम कैथोड बोलते हैं। घोल में वैद्युत अपघट्य अंशतः पूर्णतः विघटित होकर आवेश युक्त परमाणु या मूलकों में टूट जाते हैं, और वो जिन्हें हम आयन कहते हैं। धन आवेश युक्त आयन को हम धनायन कहते हैं तथा ऋण आवेश युक्त आयन को हम ऋणायन कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन कैथोड पर और ऋणायन जो है एनोड पर मुक्त होता है। कहाँ कहाँ होता है? जैसे कि वही चीज मैंने बताया था, ये प्लस में जो कैथोड है और ये एनोड है। ठीक, तो एनोड और कैथोड है, तो यहाँ पे जो है ये नेगेटिव आपको याद रखना है कि जो पॉजिटिव होगा वो कैथोड होगा, और अगर हम बात करें नेगेटिव की तो क्या होगा? एनोड होता है यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है। कैथोड पर अवकरण की अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड पर जो अवकरण होता है ना, तथा एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। तो ये आपको याद रखना है कि अवकरण जो है कैथोड पर होता है और ऑक्सीकरण जो है एनोड पर होता है। इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो प्लस वाला है आपका कैथोड, उस पर क्या होता है, और माइनस वाला जो एनोड है उस पर क्या होता है। तो अवकरण कैथोड पे और ऑक्सीकरण आपका होगा कहां पर? एनोड पर।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें वैद्युत अपघट संबंधी फैराडे के नियम, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो फैराडे जी ने सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि फैराडे ने किसका नियम दिया था। तो नियम बहुत दिए थे, लेकिन वैद्युत अपघटन अगर ऑप्शन में तो इसको आपको टिक करना है। अनेक प्रयोगों के आधार पर 1832 में माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन के संबंध में 2 नियमों की घोषणा की, जिन्हें जो फैराडे है उनके विद्युत अपघट के नियम कहते हैं। प्रथम नियम क्या है कि वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा घोल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिमाण के अनुपात में होती है। यानी कि क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोड पर जितनी भी जो आपका पदार्थ की मात्रा है, ठीक, उससे प्रवाहित हो रही है जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, घोल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की परिणाम के अनुपात, जितना भी परिणाम होगा उसका जो रेशो होगा उसमें होगा। द्वितीय नियम में बोला है कि सीरीज में जोड़ दिए जाए तो वैद्युत अपघट के घोलों से होकर एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो सुप्त होने वाले पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होगी। तो यहाँ पर जो है ये प्रथम नियम और द्वितीय नियम की एक डेफिनेशन है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब फैराड की बात करें हम, फैराड क्या है तो 96494 कूलाम की विद्युत धारा किसी घोल में प्रवाहित करने पर एक पदार्थ का एक तुल्यांकी भार मुक्त होता है, और विद्युत धारा के इस परिणाम को फैराडे कहते हैं, अर्थात एक फैराडे इक्वल टू होता है 96494 कूलाम यहाँ पर होता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। विद्युत अपघटन के उपयोग, अब इस पे क्वेश्चन आता है कि पहला है विद्युत लेपन में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने के लिए और उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर उच्च कोटि की धातु की एक पतली परत चढ़ाने की क्रिया को हम विद्युत लेपन कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा है विद्युत मुद्रण यानी कि इलेक्ट्रोटाइपिंग, इसमें मुद्रण उद्योग में आने वाले ब्लॉक वैद्युत अपघटन की विधि से ही तैयार किए जाते हैं। तो इनके उपयोग बहुत ज्यादा पूछे गए हैं अभी तक के सभी एग्जामों में। धातुओं के विद्युत शोधन में, अब जो धातु है उसके विद्युत शोधन में कैसे होगा, कई धातुएं जैसे कि तांबा, चांदी, सोना आदि वैद्युत अपघटन क्रिया के द्वारा ही शुद्ध रूप से प्राप्त किए जाते हैं। तो धातु की शुद्धि में भी बोल सकते हो। विद्युत जो है धातु कर्म विज्ञान में जैसे कई धातु हैं, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि को उनके यौगिकों का विद्युत अपघटन करके निष्कासित किया जाता है। ठीक है, धातुओं के तुल्यांक की भार ज्ञात करने में ये तो अभी हमने पढ़ा ही था। उसके बाद अगला है रासायनिक यौगिकों के निर्माण में, तो वैद्युत अपघटन द्वारा अनेक औषधियां एवं कार्बन तथा कार्बनिक पदार्थों को तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडा, कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एथेन, एसिटिलीन आदि इसी विधि से ही तैयार किए जाते हैं। तो कई सारी यहाँ पर जो है हमारे पास जो है मेथड आपको देखने को मिलेगी, जिससे बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ा सा याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है गैल्वेनिक सेल, जिसपे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो गैल्वेनिक सेल वह होती है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि सेल का काम क्या होता है। तो रासायनिक ऊर्जा रहते हैं उनको हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उदाहरण के लिए डेनियल सेल, एग्जाम्पल क्या है, डेलियन सेल एक प्रभावी जो है प्रारूपी गैल्वेनिक सेल है। तो गैल्वेनिक सेल का है उदाहरण डेनियल सेल। और इस सेल में एक पात्र होता है जिसमें CuSO4 का सांद्र घोल बड़ा रहता है, और इसमें तांबे की एक छड़ डूबी रहती है जिसके अंदर एक जो है सरंध्र पात्र होता है जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है, और इसमें एक जस्ते की छड़ भी डूबी रहती है। जब जस्ते की छड़ तथा तांबे की छड़ को एक तार से जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो क्या क्या होता है डेनियल सेल में भैया, एक जस्ते की छड़ होती है, एक तांबे की छड़ होती है, जिंक और कॉपर की छड़ होती है। तो ये याद रखना है। और इस सेल में जस्ते की छड़ पर ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया तथा तांबे की छड़ पर अवकरण, यानी कि इसमें आपको पता चल गया कि तांबा एक पॉजिटिव है और कॉपर नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि नेगेटिव एनोड पर हो रहा था ऑक्सीकरण, तो जस्ते की छड़ पर ऑक्सीकरण, तो ये जस्ता जो है नेगेटिव है, थोड़ा सा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जस्ता जो है नेगेटिव है और तथा तांबे की छड़ पर अवकरण हो रहा है, तो तांबा जो है यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है। इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। प्रत्येक सेल 2 भागों का बना होता है। प्रत्येक को अर्ध सेल कहते हैं, हाफ सेल कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपकरण की प्रतिक्रिया होती है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया होती है उसे हम एनोड कहते हैं, और जिस पर जो है यहाँ पर अवकरण की प्रक्रिया होती है उसे हम कैथोड कहते हैं। डेनियल सेल में जस्ता एनोड है तथा कॉपर कैथोड है, वही यानी कि प्लस और माइनस, तो प्लस हो जाएगा कॉपर और जिंक जो है जस्ता जो हो जाएगा आपका
एनोड यहाँ पर हो जाएगा। तो यही कुछ चीजें यहाँ पर हमको डिस्कस करनी थी जो इम्पोर्टेंट थी इस वैद्युत अपटन से रिलेटेड। ये वाली जो मैंने लास्ट स्लाइड पढ़ी है और जो आपको बताई है, इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।